नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में जो टॉपिक लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए मानवाधिकार हनन के विरुद्ध प्रयत्न और मानवाधिकार संरक्षण के उपाय जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से आज विभिन्न देशों में मानवाधिकार उल्लंघन को एक अपराधी व्यवहार बनाने के लिए व्यापक प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से ही एक समताकारी व्यवस्था स्थापित करने तथा धर्म, जाति और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विभेद समाप्त करने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। समताकारी व्यवस्था के अतिरिक्त समाज के कमज़ोर वर्गों को आरक्षण के द्वारा विशेष सुविधाएं देने के भी व्यापक प्रयत्न हुए, जिससे उन्हें अन्य समाज के अन्य वर्गों के समक्ष लाया जा सके। इसके बाद सन 1993 में जब मानवाधिकारों के द्वितीय विश्व अधिवेशन के द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया, तब भारत में भी मानवाधिकार हनन के विरुद्ध एक व्यापक कानून पारित किया गया, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहा गया। यह अधिनियम पूरे देश में 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। इसके बाद सन 2006 में इस अधिनियम में अनेक संशोधन किए गए। अब इसे मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मानव अधिकार है, जबकि अधिनियम का नाम मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 इस कानून से संबंधित मुख्य प्रावधानों को 3 भागों में विभाजित करके हम समझ सकते हैं, और इन प्रावधानों का संबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालय के गठन और उनकी शक्तियों से है। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग के कुछ सदस्य नहीं होते, बल्कि 10 सदस्य होते हैं तथा आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है तथा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य होने की अधिकतम आयु 70 वर्ष है। आयोग के महासचिव द्वारा आयोग की सभी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। आयोग के निर्देशों का क्रियान्वयन पुलिस महानिरीक्षक स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा करने का प्रावधान होता है। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी प्रभावित व्यक्ति जब कोई शिकायत करता है तो आयोग उस पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत किसी दूसरे न्यायालय में विचाराधीन होने पर भी इस पर आयोग द्वारा जो है वो संज्ञान किया जाता है। किसी शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग को एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं तथा इनके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को दंडित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को भी मामले की सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग। कानून में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में भी एक मानवाधिकार आयोग
की नियुक्ति उस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की जाए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। केंद्र के समान राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार में सचिव स्तर का कोई व्यक्ति इस आयोग का सचिव नियुक्त किया जाता है जो आयोग की गतिविधियों का संचालन करता है। इस आयोग का काम मानवाधिकार से जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों और उनके निस्तारण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देना जरूरी है। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई जिला न्यायालय के अंतर्गत एक मानवाधिकार न्यायालय द्वारा की जाती है। न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति के पक्ष को रखने के लिए एक पृथक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है, जिसके माध्यम से सभी तथ्यों की सुनवाई करके अपराधी को सजा दी जा सके, पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा दिलाया जा सके। अन्य प्रावधान भी हैं। कानून में ये प्रावधान भी है कि मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले पर 1 वर्ष बाद शिकायत होने पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। इस आयोग से संबंधित सभी अधिकारियों को उन नियमों और निर्देशों का पालन करना आवश्यक है जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए हों। केंद्र सरकार की सहमति से ही आयोग स्वयं भी ऐसे नियम बना सकता है जिनकी सहायता से निष्पक्ष रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर सुनवाई की जा सके। स्पष्ट है कि मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में ये कानून बहुत प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है। अनेक दूसरे क्षेत्रों से संबंधित मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत में सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कानून बनाए गए अथवा पहले के जो कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन किए गए हैं, और इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं। सामाजिक समानता संबंधी कानून भारत में जाति व्यवस्था से उत्पन्न जातिगत तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी को समानता का अधिकार देने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद अस्पृश्यता, विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न कानून पारित किए गए हैं। मानवाधिकार का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाने के फलस्वरूप सन 2005 में घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के संरक्षण के लिए कठोर प्रावधान किए गए तथा दहेज निरोधक अधिनियम को पहले से अधिक कठोर बना दिया गया। अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी अपराध में पुलिस को सीधे मामले का संज्ञान लेकर तेजी से कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। सन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्य सरकारों द्वारा भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 16, 25, 29, 38 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, और इसके बाद सन 1993 में अल्पसंख्यकों के लिए एक नए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई और इसका संबंध सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करना, विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करना तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयत्न करना है।
अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना 1994 में की गई है। वृद्धजनों की सुरक्षा मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित एक प्रमुख विषय 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सुरक्षा देना है और इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय संघ द्वारा सन 1999 में वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1999 में घोषित किया गया। वृद्ध लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1999 में ही वृद्ध लोगों के लिए एक कार्यक्रम लागू किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के माध्यम से निरक्षित वृद्धों के लिए वृद्धावस्था गृह ओल्ड एज होम्स स्थापित करने की व्यवस्था की गई। वृद्धों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। निर्धन वृद्धों की देखरेख के लिए ऐच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित किए जाने वाले केंद्रों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गई। वृद्ध लोगों को आयकर, रेल किराए, चिकित्सा सुविधाओं में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त निरक्षित और गरीब वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई। सन 1999 से वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की गई और इस नीति का उद्देश्य था परिवार में वृद्ध सदस्यों की देखभाल करने को प्रोत्साहन देना, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वृद्ध लोगों के संरक्षण प्रदान करना तथा बुजुर्गों में आत्मनिर्भर बनने की जागरूकता पैदा करना। विकलांगों का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1981 को विकलांग लोगों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ऐसा अनुमान है कि भारत में आज विभिन्न प्रकार के विकलांग लोगों की संख्या 2.30 करोड़ से अधिक है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सरकार का एक बड़ा दायित्व है। इसे ध्यान में रखते हुए 1996 में विकलांगों के अधिकारों का संरक्षण करने के उद्देश्य से एक अलग कानून बनाया गया और इस कानून का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्राप्त आरक्षण का मूल्यांकन करना था, विकलांगों के विरुद्ध होने वाले अन्याय को दूर करना तथा किसी भी रूप में विकलांग लोगों से संबंधित अपराधियों को दंडित करना है। 2005 में विकलांग लोगों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाकर इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। वर्तमान में विकलांगता के आधार पर व्यक्ति से किसी तरह का भेदभाव करना अथवा उसे विभिन्न सेवाओं में अपने अधिकार से वंचित करना अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त भारतीय पुनरावास परिषद विकलांगों के लिए शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है। देश में एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य विकलांगों को अपना रोजगार स्वयं स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करना है। अपराधियों का पुनरावास अपराधियों के मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए जेल व्यवस्था में इस तरह सुधार किया जा रहा है जिससे अपराधी को अपना सुधार स्वयं करने की प्रेरणा मिल सके। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही प्राचीरविहीन बंदी गृहों तथा आदर्श बंदी गृहों की व्यवस्था की गई। आज जेल से मुक्त अपराधियों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देना तथा उनका पुनरावास करना राज्य द्वारा आवश्यक समझा जाने लगा है। अपराधियों के पुनरावास के लिए उन्हें जेल में लिए जाने वाले श्रम की मजदूरी भी दी जाती है तथा उनके मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात पर बल दिया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुख्य कारण जनसाधारण में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी का होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की 49वीं बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सन 1995 से सन 2004 तक, यानी इन 10 वर्षों में मानवाधिकार प्रशिक्षण के दशक के रूप में मनाया जाए। मानवाधिकार प्रशिक्षण के दशक के रूप में मनाया जाए और इस अवधि में सभी सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए कि जनता में अपने मानवाधिकारों के लिए अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए। मानवाधिकार संरक्षण के उपाय। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न देशों की सरकारों ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाव दिए हैं और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सरकारों द्वारा इस कार्य के लिए बहुत सी नीतियां और कानून भी बनाए गए हैं। हम इन्हें कुछ बिंदुओं में रखकर समझ सकते हैं। मानवाधिकारों का आदर। सरकार के लिए ये आवश्यक है कि व्यवहार के किसी भी ऐसे तरीके अथवा नियम पर नियंत्रण लगाया जाए जो मानव को उसके अधिकार से वंचित रखता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार द्वारा मानवाधिकारों का आदर करे, सरकार स्वयं भी मानवाधिकारों का आदर करे और ऐसे सभी प्रयत्न करे जिनकी सहायता से जनसाधारण में भी मानवाधिकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। मानवाधिकारों का संरक्षण। इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा प्रत्येक दशा में मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न कानून, रीतियां, कार्यक्रम लागू किए जाए। किसी विशेष दशा में यदि एक व्यक्ति या समूह के अधिकारों का उल्लंघन हो तो इस दशा में उसे कानूनी संरक्षण देने के साथ ही ऐसे उपाय किए जाएं जिससे व्यक्ति या समूह को होने वाली क्षति को पूरा किया जा सके। मानवाधिकारों की पूर्ति। मानवाधिकारों की पूर्ति का तात्पर्य है राज्य द्वारा ऐसे सभी प्रयत्न करना जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित सभी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कर सके। प्रत्येक समाज में कुछ सुविधाएं इस तरह की होती हैं जिन्हें व्यक्ति केवल अपने प्रयत्नों से ही प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को बहुत सी आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी सभी सुविधाओं का संबंध सम्मानपूर्वक जीवन के अस्तित्व से है। राज्य का ये दायित्व है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किसी का उत्पीड़न ना हो तथा व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का उपयोग करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।